बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, फार्म 47 के अर्दली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोई मौका खाली नहीं जाने देते कि वो दुनिया में पाकिस्तान का मजाक ना बनाएं। उन्होंने मलेशिया में एक तकरीर की और वहां पर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा और उस शेर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। उल्टी सीधी उन्होंने ट्रांसलेशन की है। शेर जो है वो ये था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब खुदी का दर्स किसको दे रहे हैं, ये मफहूम किसको समझा रहे हैं? मलेशिया के लोगों को जो बहुत आगे निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की हालत इस वक्त देखें, यहाँ पर बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, यहाँ पे इंसाफ ही नहीं है। ये जो एक फसाई चेहरा है पाकिस्तान के मौजूदा निजाम का, ये सारी दुनिया ने देखा है। दुनिया को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठा खुदी का लोगों को मफहूम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो लोग तो हमसे कहीं बहुत आगे निकल गए। इन्होंने तो पाकिस्तान से सीखा, मलेशिया ने। लेकिन मलेशिया वो मुल्क है कि $350 अरब अभी भी इनकी एक्सपोर्ट है और इनकी जो है $118 बिलियन के करीब इनके रिजर्व हैं। पाकिस्तान तो कोई सऊदी अरब से, यूएई, कतर से मांगता है और फिर जाके 17-18 अरब डॉलर के करीब हमारा कोई रिजर्व में अगर पड़ा हुआ है तो वो है। और फिर आईएमएफ से हम भीख मांगते हैं और फिर कटोरा लेके पूरी दुनिया से। ये जो भाई हैं, खासतौर पर शरीफ खानदान है, इन्होंने मांग मांग के जो है इस मुल्क को किसी काम का नहीं छोड़ा। तो जहां पर भी जाते हैं पाकिस्तान का जो है कि मजाक बनाते हैं, बिल्कुल जिस तरह मस्करे शुगली लोग नहीं होते, शुगर लगाने जो है वो आ जाते हैं। हमारी जो डिप्लोमेसी है इस वक्त, डिप्लोमेटिक लेवल पे ये जो लोग हैं बिल्कुल गैर संजीदा किस्म का रवैया अपनाते हैं। इनको कुछ पता नहीं है कि डिप्लोमेटिक फोरम्स पे किस तरह जो है वो किया जाता है बिहेव। और दूसरा, अब जो मलेशिया है, इन्होंने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। इनकी जो पॉलिसी है, ये चाइना को भी अमेरिका को भी बड़ा बैलेंस लेके चल रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हम अमेरिका की तरफ हुए तो चाइना को हमने बुला दिया, बाकी जो दोस्त ममालिक है उन्हें हमने बुला दिया। तो बस ये यहाँ पर एक तरीका चल रहा है। लेकिन बड़ा इस वक्त मजाक बना हुआ है, जिस तरह से वो साहब वहां पर जो है तकारीर फरमा रहे हैं और उल्टी सीधी शायरी और ट्रांसलेशन जारी उन्होंने रखी हुई है। या तो आप अमल करें तो फिर तो सही है ना, आप अमल ना करें और फिर आप इस तरह की हरकतें दुनिया को जाके आप जो है वो सबक सिखाएं कि भाई आपने ऐसे करना, और खुद आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात है तो वो फिर पूरी दुनिया देख रही है और मजाक उड़ा रही है कि भाई ये तो 24-25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये तो कोई मुल्क लग ही नहीं रहा, रहने के काबिल ही आपने नहीं छोड़ा हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस जो है, तोशाखाना 2 केस की अगर खास तौर पर बात करें तो डेली समाअत हो रही है खान साहब के केस की, और लगता है कि जल्द इसका फैसला भी आ जाएगा। और मोहसिन नकवी साहब, पहले तो आपको ये बताएं कि अलीमा खान साहब आज अडियाला मौजूद थी। खान साहब का चूंकि तोशाखाना 2 केस था और उन्होंने उसके बाद जो गुफ्तगू की खान साहब ने, तो वो भी सामने आई है। क्या बातचीत हुई है? एक तो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जी खान साहब को हमने बताया कि आपको शायद कहीं किसी और नई जगह पर मुंतकिल किया जाएगा और तैयारी हो रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता, मुझे जहां पर भी मुंतकिल कर दें, 12 साल, 15 साल, 20 साल सजा सुना दें, कोई मसला नहीं। मैं अपने नजरिए पे खड़ा हूं और मुझे जो है कोई भी इस नजरिए से पीछे नहीं उठा सकता। और अवाम को पता है, अवाम के सामने इनके असल जो चेहरे हैं वो सामने आ गए, इनके जो मकरू चेहरे हैं, पता है उनको कि कौन कहाँ पे खड़ा है। तो खान साहब ने ये कहा कि मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, और अलीमा खान साहबा ने ये कहा जी कि अगर हमारी जो गिरफ्तारियों की बात है, मैं तो जमानत कराने भी नहीं जाती, तो गिरफ्तार करना है जी तो कर लें, लेकिन ये है कि मैं ज्यादा जरूरी ये समझती हूँ कि मैं अडियाला जेल आऊं। और जो इमरान खान साहब का पैगाम है उससे अवाम तक जो है वो सही अंदाज में पहुंचाऊं, जिस तरह खान साहब का लफ्ज हर हर एक लफ्ज होता है, लफ्ज बलफ्ज उस पैगाम को अवाम तक उस तरह से पहुंचाऊं, तो मैं ये ज्यादा जरूरी समझती हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है तो डाल दे भाई, मेरे बाद मेरी बहनें हैं वो आएंगी, वो नहीं है तो हमारे खानदान का कोई ना कोई फर्ज जो है वो जरूर आएगा। और ये खान साहब का जो पैगाम है ये हम पहुंचाते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी इनका मकसद तो यही है कि ये जो केस है खान साहब का, 2-3 समातें उसमें ये फैसला सुना दें खान साहब को, किसी और केस में रिलीफ देना है, इधर से सजा सुनानी है। बस ये जो एक सिलसिला आपको पता है कि पिछले 3 सालों से चल रहा है। अदलिया बिल्कुल अपनी साख जो है ना क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। जजेस आपको पता है कि जी खत लिख रहे हैं, खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं, जिस
एक ऐसा निज़ाम है, वो बेचारे खुद मुतासिर हैं उससे, तो वो फिर क्या किसी को इंसाफ देंगे? हाफ़िज़ नईम साहब जी, इन्होंने एक ट्वीट किया कि जेल से ट्वीट तो हो सकते हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ नहीं हो सकता। इमरान खान को तनकीद करके निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि कौम सब देख रही है। तो अब हाफ़िज़ नईम साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जवाब दिया है, और तहरीक-ए-इंसाफ ने हाफ़िज़ नईम के आलिया बयान को मज़े का ख़ेज़, बदनीयती पर मबनी और एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी की एक और कोशिश करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि जितना वाज़िया और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इमरान खान का फ़लस्तीन पर है, इतना किसी और सियासतदान का नहीं है। हाफ़िज़ नईम साहब, क्या आपको सेनेटर मुश्ताक अहमद के बोलने की इजाज़त, मतलब उनके हवाले से आपको बोलने की इजाज़त नहीं मिली, आप इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये रद्द-ए-अमल दिया है। देखें, हाफ़िज़ मुश्ताक जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उनको अलग कर दिया गया था जमात इस्लामी से, क्योंकि सच बोलते थे। जहाँ पर भी कोई भी किसी के साथ ज़ुल्म होता था, फ़लस्तीन का मामला उठ के खड़े हो जाते हैं, कश्मीर की बात है उठ के खड़े हो जाते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कहीं भी ज़ुल्म है, फसाई है, तो उसके खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं। और फिर आपको पता है कि वो गए हैं ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का एक वफ़द जो था, वहाँ पर फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, मुतासरीन के लिए अद्वियात और दीगर अशिया वहाँ लेकर गए, इमदादी सामान, तो इसराइल ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके ऊपर मुँह नहीं खुला। ये हाफ़िज़ नईम साहब की जो ज़ुबान है, यहाँ पर बंद होगी, ताले लग गए। तो तनकीद जो है ये कर रहे इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान का तो वाज़िया स्टांस है भई। खान साहब ने कितनी बार कहा कि जो कायद-ए-आज़म का स्टांस है इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में, तो वही हमारा है। हम कभी उसको तब्दील तो नहीं कर सकते। अहमद मीर ने कितनी दफ़ा कहा कि खान साहब के ऊपर प्रेशर आप इसराइल को तस्लीम करें, उन्होंने नहीं किया। इक़्तिदार से उनको हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना कश्मीर के ऊपर और ना ही फ़लस्तीन के ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि रिमोट कंट्रोल सियासतदानों की अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हाफ़िज़ नईम और रहमान के हालिया बयान को मज़ीक़ ख़ेज़, बदनीयती पर मबनी और एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी की एक कोशिश करार देती है। हाफ़िज़ नईम जेल में कैद एक अवामी लीडर की ईमान, गैरत और जज़्बा फ़लस्तीन पर तबसरा करें। ये उनकी सियासी बदनीयती और फ़िक्री गुलामी की इंतहा है। चंद माह कबल हाफ़िज़ नईम खुद फ़लस्तीन मार्च के सिलसिले में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से मिले, और तहरीक-ए-इंसाफ ने उनको उस वक्त जमात इस्लामी के मार्च की गैर मशरूत हिमायत और भरपूर जो शिरकत है उसका यकीन दिलाया। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी रहनुमा है कि जिन्होंने इसराइल और मकामी गुलाम हुक्मरानों के खिलाफ हमेशा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। जितना वाज़ेह और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इमरान खान का फ़लस्तीन पर है, इतना किसी और सियासतदान का नहीं रहा। तहरीक-ए-इंसाफ के जारी बयानात दरअसल इमरान खान ही के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं। हाफ़िज़ नईम साहब, क्या आपको सेनेटर मुश्ताक अहमद के बोलने के हक़ में बोलने की इजाज़त नहीं मिली, जो इसराइली कैद में हैं? उनके लिए आपकी ज़ुबान क्यों बंद है? ये पूछ रहे तहरीक-ए-इंसाफ। क्या उनके हक़ में आवाज़ उठाने के लिए हदायत मौसूल नहीं हुई? नवाज़ शरीफ की खामोशी पर भी कभी सवाल कर लिया करें, या वो मौज़ू इजाज़तनामे से बाहर है? कौम जानती है कि रिमोट कंट्रोल सियासतदान कब, कहाँ और किसके इशारे पर बोलते हैं। लिहाजा हाफ़िज़ नईम इदारों की खिदमत जारी रखें, मगर इस रना पर ज़ुबान न चलाएं जो कौम की ज़मीर, हुर्रियत और खुददारी की अलामत बन चुका है। ये ऑफिशियल उन्होंने एक पैगाम जो है नाज़रीन जारी किया है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर अली खान ने आपको पता है कि पिछले दिनों में अली मीन गंडापुर के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई, और अलीमा खान साहिबा के हवाले से कोई शिकायत जाके लगाते रहे खान साहब को। तो फिर ये सारा जो अमल है, इसके दौरान बैरिस्टर गौहर ने भी एक बात कही है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों का किसी एजेंसी के साथ तो क्या शुबा भी नहीं किया जा सकता, ताल्लुक तो क्या शुबा भी नहीं किया जा, मतलब शक भी नहीं किया जा सकता। ऐसे इल्ज़ामात से पार्टी का नुकसान होता है। जिस तरह से अली मीन गंडापुर के हवाले से कहा गया कि उन्होंने कहा कि मई के साथ जो है तो ताल्लुक है, ताल्लुकात हैं अलीमा खान के, और इस वजह से उनके बच्चे भी छूट गए और शायद वो खान की जगह लेना चाहती हैं। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने ये जवाब दिया जी। और अलीमा खान साहिबा की जब खान साहब से गुफ्तगू हुई, तो खान साहब ने एक और बात उनको बताई जो सामने आई है। वो ये है कि जब मेरे पैगाम का बोझ कोई भी नहीं उठा सका, तब मैंने अपनी बहन अलीमा खान को ये जिम्मेदारी सौंपी। अब आप देख लेंगे, ये खुद अपना मुहासबा करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इस वक्त क़यादत है, लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, इतनी जुर्रत नहीं करते ये लोग कि खान का ट्वीट है उसे रीट्वीट कर दें। जो सोशल मीडिया टीम है वो लोग तो करते हैं, आम जो लोग खान के साथ खड़े हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है। तो खान फिर जो अंदर से बातें कह के बोलता है, डायरेक्ट अदारों के जो सरबराहान है उनको मुखातिब करके बात करते हैं, तो इनकी जुर्रत है कि ये मनमानुसी तरह से, जिस तरह से खान साहब पैगाम देते पहुंचा सकें। तो खान साहब ने खुद कहा कि भाई अगर आप ये कर लेते तो फिर
اس میں سے یہی بات نکلتی ہے نا کہ جب میرے پیغام کا کوئی بوجھ اور اٹھا نہیں سکتا تو پھر مجھے بہن کو ہی کہنا پڑا. تو بہن فیملی بھی نہ آئے, آپ چاہتے ہیں آپ بھی نہ آئے, تو خان صاحب جیل میں رہیں اور آپ ان کے نام کے اوپر اسی طرح سے عیاشیاں کرتے رہیں, تو یہ تو چیزیں پھر نہیں ہو سکتی. تو شاہانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو پیش کیا گیا ہے, اور آخری جو گواہ ہے محسن ہارون, اس پر جرح مکمل ہو گئی ہے, اور عدالت کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی کو سیکشن 342 کے تحت سوال نامے دیے گئے ہیں, اور آئندہ جو سماعت اس پر جواب جمع کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. اور جی محسن نقوی صاحب پچھلے دنوں آ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نام بتائیں کون ہے کہ جس نے خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی ہے, تو بھائی جواب آ گیا اڈیالہ سے. علیمہ خان صاحبہ نے بتا دیا کہ عمران خان کو آفر دینے کا معاملہ علیمہ خان نے انکشاف کر دیا کہ 4 اگست کو گرفتاری سے ایک دن قبل برٹش فورن سیکرٹری نے عمران خان کو آفر دی, ٹھیک ہے, اور پھر آفر آئی ہے. محسن نقوی کہتا ہے کہ نام بتاؤ. محسن نقوی برٹش فورن سیکرٹری سے جا کر پوچھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی کوئی نہیں ہم نے آفر دی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش فورن سیکرٹری نے کہا تھا, اور خان کو بھی کہا تھا جہاز کھڑا ہے خان صاحب, آپ بیٹھے, آپ چلے جائیں یہاں سے. تو یہ جب خان صاحب نہیں مان رہے, ان کی ڈیل کوئی بات نہیں سن رہے, تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح کیا کہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, ایم ایل ولی خان بھی آپ کو پتہ ہے کہ جی انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. ویسے تو یہ پوچھ کے ہی بولا کرتے, لیکن کچھ زیادہ بول گئے ہیں, اور اتنا بولنے کی تو ان کو اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں بریف کیس میں قیمتی پتھر لے کے گھوم رہے ہیں, یہ کیا مذاق ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا اس تصویر کو دیکھ کے لگ رہا ہے جی کہ ایک دکاندار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں دیکھ لو, اور اس کا مینیجر ساتھ کھڑا خوش ہو رہا ہے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, جمہوریت نہیں. تو پھر اس کے بعد ان کی سیکیورٹی بھی لے لی گئی, اور علی مین گڈاپور صاحب نے آئی جی کو کہا کہ بھائی سیکیورٹی ان کی نہیں لینی چاہیے, لیکن ان کی پھر کون سنتا ہے. آئی جی کیسے, آپ کو پتا ہے آئی جی کن لوگوں کا ہے, یہ کون لوگ ہیں. تو بہرحال اب یہ حالات ہے, اور بہت ساری کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں پہ لوگ اسلحہ باقاعدہ لہرا رہے ہیں اے این پی کے, اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم بدلہ لیں گے, اور بڑے اس وقت حالات جو ہے وہ خراب نظر آ رہے ہیں. سچ بولنا پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. ناظرین, تو خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کیس, اس کی بھی بہت جلد اس کا فیصلہ متوقع ہے, کیونکہ ڈیلی بیس کے اوپر, اور پھر ججز بیچارے خود پاکستان کے اندر انصاف مانگ رہے ہیں. جسٹس اعجاز اسحاق خان نے چیف جسٹس سرفراز ڈگر کو ایک خط لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کے استعمال عدلیہ میں شد و مد سے زیر بحث ہے. مصنوعی ذہانت کی عدلیہ میں استعمال کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ پروگرامیبل ہے, اس لیے جو رپورٹ کرسی انصاف پر منسوب کیے جائیں وہ پروگرامیبل کے مرہون منت ہو, ان کے فیصلے ہمیشہ ان پروگرام کے تابع ہوں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں وقتاً فوقتاً فیڈ کیے جائیں, یعنی کہ ججز کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز جو ہے نا اس وقت ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی ہے. جو فیصلے ان کو فیڈ کیے جاتے تو ججز وہی فیصلے سناتے ہیں, اور یہ وہی جج ہیں کہ جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ججز نے خط لکھا تھا. آپ کو پتا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کی عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے 5-6 ججز ہیں, ان میں ایک یہ جج ہیں. تو ابھی خود بیچارے مان رہے, جہاں ججز کو انصاف نہیں مل رہا وہاں پر کیا حال ہوتا ہے.